नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीवी देख रहे हैं। देखिए, अब देश में लोकसभा चुनाव खत्म हुए, नतीजे आप सबके सामने हैं। लेकिन अब इंडिया-पाकिस्तान का टी20 मैच है। देखिए, इंडिया-पाकिस्तान का जब मैच होता है तो काफ़ी रोमांच भरा मैच होता है। हम सभी उसका इंतज़ार करते हैं। हमारे साथ बिहार के जाने-माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद है कल इंडिया-पाकिस्तान का मैच है तो सबका एक जो रुझान है उधर ही होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ गई है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, कल ही शपथ लेंगे और मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। बिहार से भी कई ऐसे नाम हैं, हम उस पर खुलकर ज़िक्र करेंगे और इससे पहले भी कई ऐसे केंद्रीय मंत्री रहे हैं, जिनका काम अभी भी ये बिहार किए गए कामों का बिहार जो है वो गुण गाता है। बिहार के लोग याद करते हैं कि वो भी एक केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे। संजय कुमार जी हैं, हम चर्चा में उन्हें जोड़ेंगे। सर, पहले तो ये बताइए कल इंडिया-पाकिस्तान का मैच है। हर तरफ रोमांच बरकरार है, लेकिन उससे भी ज़्यादा रोमांच ये मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्यों बढ़ गया है? नहीं, देखिए, चूंकि ये पहली बार 2014 के बाद गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 10 वर्षों तक तो भाजपा कंफर्टेबल मेजोरिटी में होती थी और ठीक है, गठबंधन के लोगों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाती थी, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन सांकेतिक होता था। आपने देखा होगा कि पिछली बार कैसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व को लेकर के नीतीश कुमार जी नाराज हो गए थे और आरसीपी सिंह जब मंत्रिमंडल में शामिल हो गए थे तो कैसे नीतीश कुमार की नाराजगी आरसीपी सिंह को झेलना पड़ा। बिहार इसका गवाह है। तो इस बार गठबंधन की सरकार बन रही है और ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का मैच रोमांचक होता है। एक बड़ा वर्ग है जो उस मैच में पूरी दिलचस्पी रखते हैं। जीत को भी हार को भी पड़ोसी देश होने के नाते एक बड़ा कस करके प्रतिस्पर्धा होती है। सड़कें सुनी हो जाती हैं, लोग बिल्कुल टेलीविजन के करीब बैठ जाते हैं, हर एक क्षण का वो आनंद लेते हैं। लेकिन उससे भी कल देश के भविष्य की इबारत लिखी जाए। मंत्रिमंडल में कौन लोग होंगे, कौन सा विभाग किनके जिम्मे होगा। चूंकि जो देश का युवा है, बिहार का युवा है, अब उसके सामने उसकी जरूरतें और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल का निर्माण, मंत्रिमंडल का विस्तार और मंत्रिमंडल में लिए गए फैसले वो इन नौजवानों के भविष्य तय करते हैं। इसलिए उस पर तो नजर होगी। क्या इस पर भी नजर होगी कि क्या इस बार जो इनके समर्थक जो पार्टियां हैं, भले वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, स्पीकर पद के लिए दबाव बनाएगी? क्या जो प्रमुख जो विभाग हैं, प्रमुख विभाग लेने के लिए भी एक दबाव बनाया जाएगा, या मंत्रिमंडल में जो बीजेपी इनको दे देगी वही इनके हिस्से में आ जाएगी? और खास करके बिहार जो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा है कि कुछ विभाग ऐसे मिले बिहार के जिम्मे जिसकी वजह से बिहार के नौजवानों का सपने आकार ले सके। अब अगर रेल विभाग मिलता है किसी भी मंत्री को, वो चाहे मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हों या जेडीयू के हों, या चिराग पासवान हों या जीतन राम मांझी, तो रेलवे एक बड़ा नौकरी देने वाला विभाग है। अगर कृषि मिलता है तो एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री की पूरी संभावना है। फूड प्रोसेसिंग का अगर मिलता है, जिसमें पशुपति कुमार पारस थे, जो खाद्य संसाधन विभाग जो था, तो उसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से काफी रोजगार दिए जा सकते हैं। तो इसलिए मंत्रिमंडल पर नजर होगी और खास करके बिहार के लोगों की, आंध्रा के लोगों की, कि क्या बिहार के हिस्से में भी कुछ वैसे विभाग मिलेंगे जो विभाग की वजह से बिहार की तस्वीर और तकदीर बदली जा सकती है। इसलिए कल जब प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण करेंगे, ये तो तय हो गया, नेता तो उनको चुन लिया गया कि एनडीए के वही नेता होंगे, सरकार के वही मुखिया होंगे, तो बतौर प्रधानमंत्री तो वो शपथ लेंगे। लेकिन उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि किनको कौन सा विभाग मिलता है और बिहार के हिस्से में कौन कौन से विभाग आते हैं, चाहे वो भाजपा कोटे के सांसद हों या जेडीयू कोटे के सांसद। जी, सर, बहुत ऐसे केंद्रीय मंत्री रहे हैं बिहार में। मैंने शुरू में ही कहा कि पूरे बिहार के लोग उनका नाम अभी भी जपते हैं या उनके काम की प्रशंसा करते हैं। जैसे कि मनरेगा मैन के नाम से जाने जाते थे रघुवंश प्रसाद सिंह, अभी दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह। लालू प्रसाद यादव भी रेल मंत्री रहे हैं। रामविलास पासवान भी केंद्रीय मंत्री रहे, कई ऐसे विभाग रहे उनके पास, टेलीकॉम विभाग भी रहे एक समय में।
तो कई ऐसे नेता हैं जिनका नाम लोग अभी भी स्मरण करते हैं उनके काम की वजह से। आपको लगता है कि इस कैबिनेट में कुछ ऐसे लोगों की जगह मिलेगी, बिहार के कुछ ऐसे नेताओं को जगह मिलेगी, जिनका काम आने वाली पीढ़ियाँ याद करेंगी? लगता तो है, क्योंकि बिल्कुल आपने चर्चा की कि रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री थे और मनरेगा मैन के नाम से जाने लगे, और वो गांव जो बिहार का आज भी गांव जो जगह दिखता है, भारत का गांव दिखता है, उसमें रघुवंश बाबू की बड़ी भूमिका है। रामविलास पासवान जी ने तो जिस विभाग में भी उनको जगह मिली, अब रेलवे में उनको जगह मिली बतौर रेल मंत्री। आप हाजीपुर को देखिए ना, कैसे उसको एक जून उन्होंने बनाया और हाजीपुर की सूरत उन्होंने बदल दी। तो ऑफिस ले ऑफिस ऑफिस पूरा ले आए थे, और बिहार कैसे इसका गवाह बना था। तो कैसे कई मंत्री ऐसे रहे हैं जिनको कि लालू प्रसाद जी, जिन्होंने रेलवे में मुनाफा दिलाया, और बिहार के कई नौजवान ग्रुप डी में ही सही, लेकिन उन नौजवानों को रेलवे में नौकरी का मौका मिला। लालू प्रसाद जी इस मामले में बड़ी ही दबंगता के साथ निर्णय लेते थे और कहते थे कि बिहारी नौजवान तो काफी मेहनती होते हैं, आखिर इनको क्यों आप इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद छपरा में दो उन्होंने रेल फैक्ट्री, जो पहिया की जो फैक्ट्री लगाई उन्होंने, आज वो खड़ा है फैक्ट्री और गवाह है उसका। तो लालू प्रसाद हो, रामविलास पासवान हो, रघुवंश बाबू हो, ऐसे कई मंत्री, नीतीश कुमार जब कृषि मंत्री थे, जब रेल मंत्री थे, जब भूतल परिवहन मंत्री थे, बिहार की तस्वीर इन्होंने बदली है, इससे कौन इनकार कर सकता है। ऐसे कई मंत्री हैं, अब सब मंत्रियों का नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन बिहार के कई मंत्री जो जिनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, और बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार के वो एक और भी बड़ा आकार देने के लिए उन्होंने जो भूमिका अदा की है, तो बिल्कुल वो उम्मीद तो बिहार वाले हुए हैं कि फिर एक बार बिहार के जिम्मे मंत्रियों को कोई वैसे प्रमुख विभाग मिलेंगे जिससे बिहार का कायाकल्प होगा। क्योंकि बिहार उस इंतजार में खड़ा है, लग रहा है कि अब हमें फिर से एक बार हमें मौका मिले ताकि हम और बेहतर करके दिखाएं। तो निश्चित रूप से उम्मीद कर रहे हैं कि मंत्रियों को कोई ना कोई वैसा विभाग मिलेगा, और उसके बहाने जो गति बिहार की जो ठहर गई है, वो थोड़ी गति तेज होगी। आपको लगता है कि बिहार में अब पैसा भी आया, क्योंकि विशेष पैकेज की बात होती रही अब तक, विशेष राज्य के दर्जे की बात होती रही। कल नीतीश कुमार ने अपने भाषण में कहा भी, जब संसदीय दल के नेताओं की बैठक हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जो बिहार की पुरानी मांग रही है, कई सारी ऐसी बातें रही हैं, जो काम रहा है, वो अब हो जाएगा। तो ठीक है, अगर विशेष राज्य का दर्जा ना भी मिलता है, विशेष पैकेज भी आता है, तो उससे बिहार काफी उत्थान होगा, बिहार में पैसा आएगा, यहाँ लोग इन्वेस्ट करेंगे। बिहार को तो विशेष राज्य का दर्जा भी मिलनी चाहिए, और डिजर्व करता है बिहार। केवल ये पहाड़ी राज्य नहीं है, इसकी वजह से विशेष राज्य का ये अधिकार से वंचित हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, 14वें वित्त आयोग ने इसको ये कर दिया, लेकिन 15वें वित्त आयोग में तो इसकी अनुशंसा हो ही सकती है, संसद में कानून लाया जा सकता है। और बिहार जिस तरह से यहाँ का जनसंख्या घनत्व है, जिस तरह से प्रति व्यक्ति आय है, किसानों की आमदनी है, अब तो कवर करते हैं 93 लाख परिवार तो इसी बिहार के निकल गए ना, जिनकी मासिक आमदनी 6000 से कम है। तो गरीबी है, भुखमरी है, अभाव है, बेरोजगारी है, पलायन है, जनसंख्या का घनत्व है, सुखाड़ है, बाढ़ है, पानी की किल्लत है, ग्राउंड वाटर का किल्लत है। विशेष राज्य का दर्जा का अधिकारी तो बिहार है ही ना, और ऐसी कोई बात नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। जब 2000 में बांटा गया था बिहार को, तो राबड़ी देवी जी ने कहा था उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलनी चाहिए। तो बिहार विशेष राज्य का दर्जा का हकदार है। विशेष पैकेज तो मिलेगा ही, नहीं कैसे मिलेगा। जब जीएसटी लागू हो रहा था उस समय भी कहा गया था कि हम आपके साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कल इशारों में ही सही लेकिन बड़ी मजबूती के साथ कही कि आपको तो पता ही है कि हमारी चिर प्रतीक्षित मांग क्या है, हम को लगता है कि आप हैं तो मेरा सब काम हो ही जाएगा। तो मुझे लगता है कि विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो बिहारी नौजवान जो दूसरे राज्य के खेतों को हरियाली देते हैं, दूसरे राज्य के चिमनियों में धुआं जब उगलती है, तो वो इन बिहारी श्रमिकों की बदौलत,
लेकिन इनके हिस्से में क्या आता है? इनके हिस्से में तो तिरस्कार, इनके हिस्से में अपमान। और आप तो उस कालखंड को देखे हैं कि कैसे 40 लाख मजदूर कोरोना काल में पैदल लौट गए, कंपनियां बंद हो गई और इनको वहां से रुखसत कर दिया गया। जब ये लौटे तो एक भरोसा दिया गया कि अब बिहारी श्रमिक लौट करके नहीं जाएंगे, और एक चनपटिया को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे लोग फिर गाड़ियों में भर भर करके लौट के चले गए। जो बिहार में कोई वैसा संसाधन था नहीं जहां पर ये काम करके अपने परिवार की जीवन जीविका चला सकते थे। तो एक उम्मीद तो है बिहार को कि अगर मंत्रिमंडल में इस बार जगह मिलेगी तो चाहे जेडीयू हो या भाजपा हो, भाजपा भी अगर 17 से घट करके 12 पर आ गई है और जिन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी तो अब इस बात को वो समझेंगे काम करके तो हमें दिखाना हो, लोगों के बीच में हमें परफॉर्मेंस देनी हो। जी नहीं, काम की आप बात करें, देखिए कई सारे नामों की चर्चा हो रही है। ललन सिंह के नाम की चर्चा है, जेडीयू की ओर से संजय झा के नाम की चर्चा है, रामनाथ ठाकुर के नाम की चर्चा है, तो कई सारे ऐसे नेताओं की चर्चा है। ये लोग रेस में चल रहे हैं। बीजेपी की ओर से भी कई नाम है, रविशंकर प्रसाद हो, संजय जायसवाल हो, उनके नाम की चर्चा है। नहीं, ठीक है, ये लोग अनुभवी लोग हैं और चूंकि लंबे समय से संसदीय लोकतंत्र को समझते हैं, संसदीय जीवन जी रहे हैं, सांसद रहे हैं। अब संजय जायसवाल तो चौथी बार सांसद बन गए, रविशंकर प्रसाद तो पहले मंत्री रह चुके हैं और फिर संसदीय जीवन इनका बहुत पुराना है। ललन सिंह भी लंबे समय से संसद के सदस्य रहे हैं, संजय झा हैं, तो ये सारे, रामनाथ ठाकुर जी हैं, तो ये सारे लोग अनुभवी लोग हैं। और अगर इनको मंत्रिमंडल में ठीक ठाक विभाग दिया जाएगा तो हम समझते हैं कि ये बेहतर करके दिखाएंगे। तो उम्मीद तो क्या ही, चिराग पासवान, हाँ, चिराग पासवान है, युवा चेहरा है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने गले लगाया उनको, जिस तरह से हाजीपुर की सभा में आकर के कहा कि मैं पुत्रवत व्यवहार इनके साथ करता हूं, तो रामविलास पासवान के बेटे हैं, उन्होंने तो बचपन से ही देखा है कि विकास कैसे होता है। रामविलास पासवान जी को देखा है कि कैसे वो काम करते हैं और कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो जोड़ते हैं। तो चिराग पासवान तो उस परिवार में ही पैदा हुए, बचपन से उनको सब कुछ देखने का मौका मिला। तो बिहार के हिस्से में अगर इन मंत्रियों को जगह मिलती है, शायद इस बार बिहार की बेहतरी के लिए एक बड़ा सकारात्मक और बड़ा कदम होगा, और ये लोग भी करेंगे, क्योंकि अब जनता बहुत सारी चीजों से ऊब चुकी है। अब काम के बारे में बात करती है कि चलिए आपके हिस्से में तो हमने संसद में भेज दिया, आप मंत्री बन गए, हमारे हिस्से में रोशनी का कौन सा टुकड़ा है, तो इनको तो अब 5 साल में करके दिखाना होगा। प्रधानमंत्री जी भी इनको टास्क देंगे, जेडीयू के नीतीश कुमार जी भी टास्क देंगे, कौशलेंद्र कुमार की भी चर्चा है जो नालंदा से सांसद हैं, कि हो सकता है कि उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दिलाई जा सके। तो इस तरह के नामों की चर्चा है। देखिए किनको किनको जगह मिलती है वो तो कल हम लोग देखेंगे, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अगर इन मंत्रियों को जो भी विभाग मिलेगा, अगर विभाग जिसमें बिहार की भलाई हो, जिसमें बिहार की बेहतरी की बात हो, बिहार के नौजवानों कल्याण की बात हो, रोजगार की बात हो, तो शायद एक बड़ा सकारात्मक कदम होगा। और कल तो हम लोग इस उम्मीद में टेलीविजन पर बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे कि देखते हैं किन किन मंत्रियों को कौन सी जिम्मेवारी मिलती है, विभाग क्या मिलता है, और अब बिहार कैसे बदलेगा, बिहार कैसे अब अपने सपनों को आकार देगा। तो कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन होगा बिहारियों के लिए। कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा। एक आखिरी सवाल है, तेजस्वी यादव, क्या लगता है, नेता विपक्ष है, नीतीश कुमार की बात होती है, एनडीए में रहने की बात होती है, चले जाने की बात होती है, क्या लगता है तेजस्वी यादव खुद से लड़ लेंगे या नीतीश कुमार का साथ मिलेगा? क्योंकि अभी तो वो एनडीए में, तो कह रहे हैं कि हम तो एनडीए के साथ ही रहेंगे, आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि खेल हो सकता है। देखिए, राजनीति में आलोक जी, संभावनाओं का द्वार हमेशा खुला रहता है, और ये जो चीजें बदलती हैं और बनती है, इसके लिए परिस्थितियां जिम्मेवार होती हैं। तो कल कौन सी परिस्थिति बनेगी और उस परिस्थिति में कौन व्यक्ति कौन सा निर्णय लेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो आज चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी गठबंधन में हैं, एनडीए गठबंधन में, प्रीपोल अलायंस में भी थे। कुछ दिन पहले तक तो ये लोग अलग हो गए थे, अलग थे, परिस्थितियां बनी साथ है। तो कल कौन सी परिस्थिति होगी जिसमें नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ रहेंगे, तेजस्वी जी के साथ आएंगे, या तेजस्वी जी खुद अपने चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे बिहार में,
ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल वो गठबंधन की सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार बन गई है और तेजस्वी जी को चाहिए कि वो एक मजबूत विपक्षी नेता के तौर पर वो उन्हीं मुद्दों पर सरकार को घेरें जिन मुद्दों पर जब उनको मौका मिला तो उन्होंने एक दबाव बनाया, और वो 17 महीने की बात वो करते हैं कि हमारी दबाव की वजह से नौजवानों को इतनी नौकरियां मिली। तो तेजस्वी यादव अगर मजबूत विपक्ष के नेता के तौर पर उभर करके आते हैं तो शायद ये तेजस्वी जी के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। गठबंधन तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हो सकता है कि तेजस्वी जी को हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़े, कोई और ही इनके तरफ हाथ बढ़ा दे कि हम आपके तरफ फिर आना चाहते हैं। तो इसलिए तेजस्वी यादव जिस तेवर में काम कर रहे हैं वो तेवर में काम करते रहें। एक युवा नेता के तौर पर अपने को स्थापित कर चुके हैं और वो अपनी उपलब्धियों से परिचित करा चुके हैं बिहार को। इसलिए तेजस्वी यादव अपना भूमिका में रहें। कयासों के बाजार लगते रहते हैं, इनके साथ आएंगे, उनके साथ जाएंगे, वो छोड़ दीजिए समय और परिस्थितियों पर। पहले तो भी आपको काम करके दिखाने की जरूरत होगी। पक्ष के लोग हैं तो पक्ष के लोग काम करके दिखाएं, तेजस्वी यादव विपक्ष में है तो विपक्ष की भूमिका निभा करके देखें। शायद बिहार की बेहतरी के लिए ये ज्यादा उचित कदम। बात सही है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष अगर सभी मिलकर बिहार की बेहतरी के लिए काम करें, तो फिर बिहार का उत्थान होगा। बिहार के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होगा, नौकरियाँ आएँगी, इंडस्ट्रीज़ आएगी यहाँ पर। तो ये बढ़ते बिहार की तस्वीर होगी। राजनीति तो अपनी जगह है। बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर संजय कुमार जी बिहार के सबसे बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट में से एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बेबाक होकर बोलते हैं। देखिए जब रघुवंश प्रसाद की बात उन्होंने की, रामविलास पासवान की बात की, नीतीश कुमार की बात की, जितना काम केंद्रीय मंत्री रहकर इन नेताओं ने किया है, क्या जब कल नए नेताओं को मौका मिलेगा नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार में, तीसरी कैबिनेट में, तो देखना होगा बिहार का कितना उत्थान होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ-साथ, फिर से पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।